हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का टारगेट स्टडी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं अतुल सर आप लोगों को आज की जो हिंदी की क्लास है वो कंटिन्यू कर रहा हूं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो निश्चित तौर पे मानिए आपके जो मार्क्स आएंगे वो 90% से कम आने वाले नहीं हैं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में जुड़ पाए हैं, सभी लोगों का मैं अतुल सर एक बार पुनः टारगेट स्टडी के अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। यदि आपको मेरे बैचेस से आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आपको 9415145771 पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यदि अन्य किसी जानकारी की आवश्यकता आपको है तो आपको टेलीग्राम पर टारगेट स्टडी का ये चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर यह मानिए कि यूपी बोर्ड 2024 के लिए जो प्लानिंग है उसमें आपको हिंदी, मैथ, सोशल और इंग्लिश की पूरी तैयारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में बन पाए हैं, सभी लोगों का मैं अतुल सर एक बार पुनः टारगेट स्टडी के अपने इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथ ही अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन जिससे राइट टाइम आपको मिल सके। मैं आपको यकीन दिलाता हूं यहां से आपको यूपी बोर्ड 2024 के लिए पूरी प्लानिंग के अनुसार आपकी तैयारी होने वाली है। तो चलिए आज के सेशन का जो पहला आपको फैक्ट दिया जाता है, काव्य साहित्य के इतिहास के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर काव्य साहित्य आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे मानिए कि आपको खंड काल की जानकारी जरूर होनी चाहिए। आदिकाल जो सबसे पहला काल माना जाता है और इसको वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक मानी जाती है। और अगर आप यह कालखंड अपने माइंड में सेट कर पाते हैं तो यहाँ से कवियों के नाम और उसकी रचनाएं आपको आसानी से याद हो जाती हैं। दूसरा जो काल है वो है पूर्व मध्यकाल। इसको भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो समय काल माना जाता है वो 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक माना जाता है। जो तीसरा आपका महत्वपूर्ण काल है वो है उत्तर मध्यकाल और यह रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। जो इसका समय काल है वो है 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। और इसके बाद जो चौथा काल है वो है आधुनिक काल और आधुनिक काल 1843 ईस्वी से अब तक की मानी जाती है। ये तो केवल फैक्ट मैंने आपके माइंड में सेट इसलिए कराया क्योंकि अगर आप समय का विभाजन काल के माध्यम से कर लेते हैं, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं क्योंकि वीर गाथा काल, भक्ति काल और रीत काल, आधुनिक काल, इन सब का समय काल जरूर पूछ लिया जाता है। तो ये तो आपको जानकारी हो ही जाती है। साथ में आप इस काल से रिलेटेड जितने भी कवि हैं उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। चलिए आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ आपको मिल रहा है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, पहला क्वेश्चन। और आपके ऑप्शन है नरपत नाल, चंद्र बरदाई, राम प्रसाद निरंजनी या अमीर खुसरो। तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वीराज रासो ये एक महत्वपूर्ण रचना है और यह चंद्र बरदाई की रचना है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं केवल आपको फैक्चुअल नॉलेज आपको रखना है जिससे कि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो ये चंद्र बरदाई की रचना है। निश्चित तौर पे मानिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आज का सेशन का, लोकायतन के कवि और रचनाकार। कभी कभी कवि का नाम पूछता है या रचनाकार का नाम पूछता है, तो आप ध्यान रखें कवि और रचनाकार एक ही हैं। निराला है, महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर हैं या सुमित्रानंदन पंत हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि लोकायतन एक महत्वपूर्ण रचना है और इसके रचनाकार का नाम है सुमित्रानंदन पंत। बस आपको इतना ही माइंड में सेट रखना है, लोकायतन की जो रचना है उसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, सुमित्रानंदन पंत। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, ये तार सप्तक। यहां से एक क्वेश्चन 102% पूछा जाना श्योर है।
तार सप्तक के संपादक कभी पूछता है और कभी प्रकाशनकर्ता, तो ध्यान रखेंगे संपादक और प्रकाशनकर्ता एक ही है। कौन है ये पूछा जा रहा है, तो ये निराला है, महादेवी वर्मा है, अज्ञेय है या श्याम नारायण पांडे जी हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि तार सप्तक एक 7 कवियों का समूह था। सबसे पहली बात आपको यहां ध्यान रखना है, यह क्या था, यह 7 कवियों का समूह था। ये पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है। और तार सप्तक का जो प्रथम प्रकाशन, हालांकि चूंकि तार सप्तक में 3 प्रकाशन आए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो आपको यहां पहली चीज ध्यान रखनी है कि तार सप्तक क्या था। तार सप्तक 7 कवियों का एक समूह था। तार सप्तक के जो प्रकाशन करता है वो कौन है, तो वो अज्ञेय जी है। इनका पूरा नाम भी कभी कभी आ जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे, हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है। कभी कभी पूरा नाम ही पूछ लेता है, तो यह आप ध्यान में रखेंगे। हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय ने यह प्रयास किया और एक 7 कवियों का समूह बनाया और 7 कवियों के समूह के माध्यम से अपनी पूरी बात रखने का प्रयास किया था। और तार सप्तक का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था, प्रथम प्रकाशन, वो 1943 में हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन यह भी बन जाता है। तो चीजें आप ध्यान रखेंगे। हम आपको यहां 2 चीजें और ध्यान रखते हैं, बताते हैं। जो द्वितीय प्रकाशन और तृतीय प्रकाशन कब कब हुआ है, यह आप हमको कमेंट के माध्यम से जानकारी देंगे। इसका द्वितीय और तृतीय प्रकाशन कब हुआ है, क्योंकि द्वितीय और तृतीय प्रकाशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजा हितैषी समाचार पत्र। पहली बात तो यह ध्यान रखेंगे, प्रजा हितैषी क्या है, एक समाचार पत्र है। इसके प्रकाशनकर्ता कौन है, यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। आपके ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राधा चरण गोस्वामी, राजा लक्ष्मण सिंह, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम घन। इनका जो एक निक नेम था, जो उपनाम था, वो क्या था, प्रेम घन। कभी कभी यह भी चीज पूछ लिया जाता है कि प्रेम घन जो मुख्य कवि हैं उनका पूरा नाम क्या था, तो बद्रीनारायण चौधरी उनका पूरा नाम है, उपनाम इनका प्रेम घन है। आपका ऑप्शन क्या है, प्रजा हितैषी क्या है, समाचार पत्र है। प्रकाशन करता इसके कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे इसके जो प्रकाशन करता है वो राजा लक्ष्मण सिंह है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो आपको ऑप्शन में मिलता है वो पूरी तरह से गलत है। ये क्या है, ये समाचार पत्र है और इसको प्रकाशन कौन किया था, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। अब आपको यहाँ यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो प्रकाशन वर्ष कब है, तो आप ध्यान रखेंगे 1855 में यह समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था पहली बार, और इसके प्रकाशनकर्ता कौन है, राजा लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो रहे होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, खुमाण रासों के रचनाकार कौन है। इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। हम आपको वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। तो खुमाण रासों के रचनाकार कौन है, चंद्र बरदाई है, दलपत विजय है, मंझन है या जगनिक है। तो आपको केवल 1 सेकंड में आपको इसको आंसर करना है। तो हम सभी जानते हैं खुमाण रासो जो रचना है वो दलपत विजय की है। इसका बी ऑप्शन है दलपत विजय, ये पूरी तरह से आपका आंसर बन जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह दलपत जो खुमाण रासो है ये दलपत विजय की एक बहुत बड़ी काव्य रचना थी और इसमें 5000 छंद थे।
ये है 5000 छंद का कलेक्शन है, पूरा संग्रह है। तो खुमार रासो एक बड़ा काव्य है और इसमें 5000 छंद है। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो दलपत विजय हैं। तो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूं, निश्चित तौर पे क्वेश्चन यहां से ही आने वाले हैं। निम्न में से अष्टछाप कवि कौन नहीं है? ध्यान रखेंगे, अष्टछाप जो था वो, उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। अष्टछाप में कुल कवियों की संख्या कितनी थी? कुल कवि कितने थे? तो आप जानकारी के लिए रख लीजिए दिमाग में, इसमें कुल 8 कवि थे। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि बल्लभ के 4 शिष्य और विट्ठल के 4 शिष्य, ये 4 शिष्य मिलकर अष्टछाप कवि की एक समूह की रचना करते हैं। अब बल्लभ के शिष्य में कौन कौन से लोग थे? तो इसमें सूरदास का पहला नाम आता है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी के ये भी कवि हैं। दूसरा परमानंद दास, तीसरा कुंभन दास, और चौथे आपके जो हैं वो कृष्णदास हैं। विट्ठल के जो 4 शिष्य थे उसमें पहला नाम आता है नंददास का, दूसरे चतुर्भुज दास का, तीसरे गोविंद स्वामी का, और चौथे छीत स्वामी का। ये 8 कवि आपके हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्न में अष्टछाप कवि कौन नहीं है। तो हमने 8 के आपके नाम क्लियर कर दिए। आपको जानना क्या है कि इनमें कुल संख्या कितनी थी? 8 थे। बल्लभ के कितने शिष्य थे? 4 शिष्य थे। विट्ठल के कितने शिष्य थे? 4 शिष्य थे। 4 शिष्य में कौन कौन से हैं? तो जो बल्लभ के शिष्य हैं उसमें सूरदास हैं, परमानंद दास हैं, कुंभन दास हैं, कृष्णदास हैं। विट्ठल के जो 4 शिष्य हैं उनमें नंददास हैं, चतुर्भुज दास हैं, गोविंद स्वामी है और छीत स्वामी है। तो अगर आप ऑप्शन पे अब नजर डालें तो नंददास इसमें आते हैं, छीत स्वामी भी इसमें आते हैं, सूरदास भी आते हैं, लेकिन भिखारी दास इसमें नहीं आते हैं। तो जो इसमें पूछा क्या था, अष्टछाप कवि कौन नहीं है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप 8 लोगों के नाम दिमाग में आप सेट रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो जो चौथा ऑप्शन है भिखारी दास, इसमें इस अष्टछाप कवि में नहीं थे। 7वां क्वेश्चन आपका आज के सेशन का, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? मुक्तिबोध की है, धूमिल की है, नागार्जुन की है या अज्ञेय की है? तो संसद से सड़क तक, ये ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मुख्य तरीके से ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। तो ये किसकी रचना है? ये धूमिल की रचना है। अब यहां आपको ये ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन यहां से ऐसे भी बन जाता है कि धूमिल की प्रथम रचना, अगर धूमिल की प्रथम रचना अगर ये क्वेश्चन आपकी बन जाए तो आप दिमाग में रखिएगा संसद से सड़क तक ही है। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? धूमिल की है, और यह धूमिल की प्रथम रचना है, यह आप भी ध्यान रखेंगे। और यह जो था, यह भी बात हो जाती है कि संसद से सड़क तक क्या है, तो यह एक काव्य संग्रह है। आप यह भी आप रखिएगा दिमाग में, काव्य संग्रह है अर्थात कविताओं का संग्रह है। तो कुल कितनी कविताएं थी इसमें? तो इसमें कुल 25 कविताएं धूमिल ने अपना एक संग्रह बनाया था, और उसका जो टाइटल दिया था, शीर्षक दिया था, वो क्या था? संसद से सड़क तक। पूरी बात यहां भी क्लियर हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काव्य कवि को किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है? चार ऑप्शन आपके हैं। इस चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा कवि है जो राष्ट्र कवि की कैटेगरी में आता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या अज्ञे? तो आप ध्यान रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो क्या है, हमारे राष्ट्र कवि हैं और इनको राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप शिखा किसकी रचना है? दीप शिखा को दिमाग में रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म की किताब है और इसकी रचना पूछ ली जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, महादेवी वर्मा की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है या मैथिली शरण गुप्त की है? तो आप ध्यान रखेंगे दीप शिखा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है और ये सन 1942 में, दीप शिखा सन 1942 में यह पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो आप यह भी दिमाग में रखेंगे कि दीप शिखा क्या है, एक काव्य रचना है, किसकी है? महादेवी वर्मा की है। यह कब प्रकाशित हुई? ये 1942 में प्रकाशित हुई। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? ध्यान रखेंगे, छायावाद की प्रमुख विशेषता पूछ रहा है क्वेश्चन। प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण या भक्ति की प्रधानता? तो हम जानते हैं छायावाद में भक्ति की प्रधानता नहीं आती, वो भक्ति काल की कैटेगरी में जाता है। यथार्थ चित्रण, आप यह ऑप्शन दिमाग में रख सकते हैं। युद्धों का वर्णन भी इसमें नहीं आता है, तो आपके दो ऑप्शन तो कट गए। दो ऑप्शन आपके बचते हैं, प्रकृति का मानवीकरण या यथार्थ चित्रण। तो आप ध्यान रखेंगे प्रकृति का मानवीकरण जो है ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो आज का जो सेशन है वो आपको कैसा लगा? आप शुरू से लेकर अंत तक सेशन में बने थे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टारगेट स्टडी का जो ये प्लेटफॉर्म है ये आपको हिंदी, सोशल, इंग्लिश और मैथ की क्लासेस यहाँ से प्रोवाइड होती हैं। तो आप आज का जो सेशन कैसा लगा? अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, साथ में कम से कम एक शेयर, मात्र अपने एक मित्र, जो आपका जो सबसे प्रमुख मित्र है उस मित्र को आप यह सेशन शेयर करेंगे। और यदि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ से जो आपकी तैयारी है बहुत ही बेहतरीन तैयारी होने वाली है, क्योंकि प्लानिंग बहुत ही बेहतरीन है। तो बोर्ड 2024 के लिए ये जो प्लानिंग है उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे जिससे कि समय से नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।